हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मैं जो चैप्टर हमारा चल रहा था प्राथमिक क्रियाएं, उसको आगे लेकर चल रहा हूं। प्राथमिक क्रियाएं, प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है ये हमने पढ़ा। अब मैं कोशिश करूंगा कि हम रेगुलर चैप्टर करते रहें। कुछ कारणों से मैं कर नहीं पा रहा था, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि अपने चैप्टर पूरे हो जाएं। प्राथमिक क्रियाएं, प्राथमिक क्रियाओं का मतलब होता है, आपको बताया था कि जब व्यक्ति प्रकृति से प्राप्त संसाधनों से अपने जीवन की पूर्ति करता है, यानी कमाता है, व्यवसाय के रूप में करता है, उसे प्राथमिक क्रिया कहते हैं। और प्राथमिक क्रिया आदिम काल से, यानी जब मनुष्य घुमक्कड़ जीवन में था तब से शुरू हो रही है। और हमने प्राथमिक क्रियाओं में पढ़ा कि आप आखेट को हमने पढ़ा, आखेट किया, हमने भोजन संग्रहण को इसमें पढ़ा, और हम पहुंचे थे पशुपालन तक। और मैंने आपको यह भी बताया था कि जो भी क्रिया है वो क्रम से बढ़ रही है। कि जब व्यक्ति जंगलों में, जब मनुष्य जनजाति के रूप में जंगलों में था, तब उसने आखेट किया, जब उसने कंदमूल, शहद, जड़ी बूटियों का संग्रहण किया, तब भोजन संग्रहण किया। और पशुपालन के लिए उसने देखा कि जब पशुओं का उपयोग वो यातायात के लिए कर सकता है, परिवहन के लिए कर सकता है, तो उसने पशुओं को पालना शुरू किया, जिसमें चलवासी पशुचारण और वाणिज्य के पशुचारण हमने पढ़ लिया है। अब आते हैं हम अगली प्राथमिक क्रिया पर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्राथमिक क्रिया है, और उस क्रिया का नाम है कृषि। देखिए, कृषि की उत्पत्ति कैसे होती है आप ये समझने की कोशिश कीजिए। आप देख रहे हैं कि मनुष्य घुमक्कड़ जीवन व्यतीत कर रहा है, वो पशुओं को लेकर जा रहा है, यानी वो पशुपालन कर रहा है। अब वो जब कभी पशुपालन कर रहा होगा, एक कल्पना है, एक अनुमान है कि ऐसा हुआ होगा कि जब वो नदियों के किनारे पे निकला, किसी भी नदी के किनारे पे निकला, तो उसने वहां देखा कि वहां पर कुछ ऐसी घास उग रही है जिसको वो पशुओं को भी खिला सकता है, और कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिसे वो मनुष्य भी खा सकता है। तो उसने सोचा कि क्यों नहीं मैं नदियों के किनारे पर रहने लग जाऊं, जहां पर पशुओं को चारा भी मिल जाएगा। क्योंकि वो पशुचारण जो कर रहा है, चलवासी पशुचारण, वो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि पशुओं को घास चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। ये आपको मैंने बताया था। अब यहां पर क्या होता है कि वो पशुचारण जब कर रहा है, तो उसने जब वहां पर एक स्थान पर जब रहना वो शुरू करता है, यहां पर जब रहना शुरू करता है, तो यहीं पर ही वो नदियों के किनारे पर रहना शुरू करता है, और यहीं पर ही नदियों के पास में ही अपने पशुओं को और अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए एक आकृति का निर्माण करता है, जिसे अधिवास कहते हैं, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन नदियों के किनारे ही उसने खेती करना, जब वो यहां पर क्या करता है, चारा भी उगा रहा है पशुओं के लिए, और प्लस अपने लिए खाद्यान्न भी उत्पन्न कर रहा है, तो यहां पर एक नई प्रक्रिया का उत्पन्न होता है, जिसको हम कहते हैं कृषि या खेती करना। यहां पर कृषि उत्पन्न होती है, और कृषि की यहीं से शुरुआत होती है। और हमने पढ़ा है कि सिंधु घाटी सभ्यता, नदी घाटी सभ्यताओं के पास में ही सभ्यताओं का विकास हुआ है। नदी, सिंधु नदी के पास में, आपके दजला फरात नदियों के पास में, अपने नील नदी के पास में मिस्र सभ्यता का। हम आते हैं कृषि पर। अब देखिए, कृषि जब प्रारंभ कर रहा है, तो आप खुद सोचिए, जब व्यक्ति कृषि प्रारंभ करता है, मनुष्य कृषि कर रहा है, तो ऐसा तो है नहीं शुरुआत में वो ट्रैक्टर लेके आ जाएगा। जो उसके पास में साधन होंगे उन्हीं को उपभोग करेगा। किताब में आपका बिल्कुल आराम से दे रखा है। मैं उसको थोड़ा सा देखिए, एक बात कहना चाहूंगा आपसे कि किताब में सबके पास है, किताबें सबके पास है, लेकिन उस किताब में से क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है वो करवाना मेरी ड्यूटी है, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो हम कृषि हैं, कृषि के लिए वो क्या करता है, सबसे पहले शुरुआत क्या करेगा, वो अपने पास में जो संसाधन है, यानी खुद मनुष्य या पशुओं को, बैलों को लगा रहा है, या भेड़ बकरियों के साथ में कर रहा है, बैलों को लगा रहा है, या जो पुराने संसाधन है, जो पुराने औजार हैं, लकड़ी से बने औजार हैं, उनका उपयोग करेगा। तो यानी यहां पर जो कृषि होगी, यहां पर पहली बात, और उसका उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य होगा, वो केवल और केवल मात्र अपने पेट की पूर्ति करना होगा, अपनी जो जनसंख्या है उनका भोजन इकट्ठा करना होगा। तो यहां पर जो कृषि का रूप देखेंगे आप, वो होगा निर्वाह कृषि। कौन सी कृषि? निर्वाह कृषि, यानी निर्वाह करना उद्देश्य है। अब निर्वाह में सबसे पहले जो करेगा उसका नाम है आदिमकालीन निर्वाह कृषि। आदिमकालीन निर्वाह कृषि। आदिमकालीन निर्वाह कृषि क्या होती है? जहां पर वो पुराने औजारों के द्वारा, या फिर हम बात करें पशुओं के द्वारा, हाँ, गोबर खाद के द्वारा जो कृषि कर रहा है वो आदिमकालीन निर्वाह कृषि है। यानी पुरानी व्यवस्था के साथ कृषि कर रहा है, जो उसके पास में था, जो उसने सीखा, जो उससे शुरुआत कर रहा है। अब इसके अंदर होता क्या है, वो कृषि करता है, उसके पास कोई तकनीक तो है नहीं, वो इस क्षेत्र में कृषि कर रहा है। जैसे मान लीजिए आप सपोज कीजिए इस क्षेत्र में कृषि कर रहा है, एक वर्ष में जितनी भी खेती करते हैं हम 2 या 3, वो खेती कर रहा है। एक बार करेगा, 2 बार करेगा, तीसरे साल करेगा, लेकिन कुछ दिनों में ये भूमि क्या हो जाएगी? अनुपजाऊ हो जाएगी। ये भूमि क्या हो जाएगी? अनुपजाऊ हो जाएगी।
तो वो यहां से दूसरे स्थान पर चले जाएगा और वहां पर खेती करने लग जाएगा। जब यहां पर खेती करेगा तो कुछ दिनों बाद में जब वहां बारिश होगी तो वहां पुनः घास की उत्पत्ति होगी और वो पुनः वापस वहां पर जाएगा, उस घास को काटेगा, जलाएगा, मिट्टी में मिलाएगा और पुनः कृषि करेगा। तो चूंकि देखो इसने स्थान चेंज किया, इसलिए इस कृषि का दूसरा जो नाम है, आदिम काल निर्वाह कृषि का दूसरा नाम है, वो है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। क्या नाम है? स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरण कर रहा है, मैंने बताया वो दोबारा वहां जाता है, घास को जलाता है और काटता है, इसलिए इसका नाम है जलाओ और काटो कृषि। जलाओ और काटो कृषि। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से प्रश्न आते हैं कि जलाओ और काटो कृषि कैसी है, स्थानांतरित कृषि कैसी है। तो ये जो कृषि होती है पुरानी तकनीक है, कोई ज्यादा कोई पूंजी का कोई निवेश नहीं है, जो उसको आता है, जो उसके पास में प्रकृति के संसाधन है उनका उपयोग करते हुए कर रहा है, इसलिए इसको आदिम कालीन निर्वाह कृषि भी हम कहते हैं। अब देखिए इनके क्षेत्र क्या है। इसके जो क्षेत्र मिलेंगे आपको, वो क्षेत्र मिलेंगे आपको उष्ण कटिबंधीय, जो क्षेत्र है उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है वो आपको मिलेंगे। आप इसमें उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने बात किया अमेरिका है, मध्य अमेरिका है, वहां पर है ये कृषि। आपके जैसे हम नाम भी बता देते हैं, इस कृषि का अन्य कई जगहों पर कई नाम है। जैसे हम बात करें, आपका नाम है, आपके घर पर अलग है और स्कूल में अलग है, वैसे इस कृषि का भी नाम अलग अलग है ना। चीज तो एक ही है, लेकिन मध्य अमेरिका और मैक्सिको में इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मिल्पा। क्या कहेंगे इसको? मिल्पा। ये क्वेश्चन जरूर आता है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। क्या कहेंगे इसको? मिल्पा। आपके मलेशिया और इंडोनेशिया में क्या कहेंगे इसे? आपके मलेशिया और इंडोनेशिया में कहेंगे इसको लद्दाख। क्या कहेंगे? लद्दाख कहेंगे। आपके हम बात करें, हम जैसे भारत के अंदर उत्तरी पूर्वी भारत में इसका नाम है झूमिंग कृषि। किसका नाम? स्थानांतरित कृषि का नाम पढ़ रहे हैं हम, इसका नाम है झूमिंग कृषि। क्या नाम है इसका? झूमिंग कृषि। अच्छा, कुछ और भी नाम है जिसको आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि इसका नाम है टॉपिक में है। जनजातियों की सबसे भारत में बात करें, भारत में अगर भील जनजाति की बात करते हैं तो भील जनजाति इसको दो नाम से कहती है। एक तो कहती है इसको दजिया और दूसरा नाम इसका चिमाता। दजिया और चिमाता। देखो समझ रही है, चिमाता मैं आपको नाम से स्पष्ट कराऊंगा। चिमाता यानी हम मानते हैं कि हमारे देवी देवता हैं जो भी हैं वो पहाड़ों पर निवास करते हैं, दुर्गम क्षेत्रों पर। तो आप ये देखिए, चिमाता क्या है? पहाड़ों पर की जाने वाली कृषि। यानी अगर पूछे चिमाता क्या है तो पहाड़ों पर भील जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि क्या कहलाएगी? आपकी चिमाता कहलाएगी। और दजिया होगी धरातल पर। दजिया कहां पर होगी? धरातल पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि। समझ रहे हैं आप? अब उसी प्रकार से एक जनजाति और है गोंड। गोंड जनजाति इसको कहती है दिप्पा और पेंडा। दिप्पा और पेंडा। पेंडा है पैसे पहाड़, तो पहाड़ पर की जाने वाली गोंड जनजाति द्वारा स्थानांतरित कृषि, और दिप्पा है धरातल पर की जाने वाली। ये इनके नाम है। ये नाम आपके भी बुक्स में नहीं मिलेंगे, पहले राजस्थान के चैप्टर में तो हट चुके हैं, लेकिन अगर आपके पास में आ जाए स्थानांतरित कृषि के बारे में कुछ बताएं तो आप इन चीजों का वहां पर उपयोग में कर सकते हैं। और जैसा कि आप समझ रहे हैं कि हम अब थोड़ा आगे चले, हम जो निर्वाह कृषि है, निर्वाह कृषि बेटा क्या है कि अब इस वक्त इस कृषि में क्या होता है कि एक स्थान को बदलकर दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। तो ये जो प्राचीन काल में तो संभव था क्योंकि वहां पर खुली जमीन थी, खुली जगह थी, आप जगह बदलिए और कृषि कीजिए। लेकिन अभी वर्तमान समय के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि आपने अपनी जमीन छोड़कर दूसरी जगह पर खेती करने लग जाएं। ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। इस कारण अब और इसके कारण क्या होता है कि भूमि आप फसलों को काटते हैं, पेड़ों को काटते हैं। इसके कारण क्या होता है कि आपकी जो प्रकृति होती है उसमें भी असंतुलन होता है, प्रकृति में भी असंतुलन होता है। आप भूमि भी क्या होती है? अनउपजाऊ होती है। तो अब क्या कर दिया गया है? इस कृषि को बंद कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। अब भारत में भी कुछ जनजातीय समूह के अंदर ही कृषि की जाती है। अब इसको करना संभव भी नहीं है, प्रैक्टिकल रूप से संभव नहीं है कि आप अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह पर जा सकें। ऐसी कल्पना करके देखिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब सीमाओं का जमीन का सीमांकन हो चुका है। आपकी जमीन अलग है, दूसरी जमीन अलग है। तो अब ये कृषि वर्तमान में अगर बात करें कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रश्न आ जाए कि स्थानांतरित कृषि को वर्तमान रूप में आप क्या दे सकते हैं, तो आप देख सकते हैं शुरुआत इससे हुई थी। शुरुआत में मनुष्य ने अपने प्राथमिक क्रियाओं के रूप में इसका शुरुआत की थी, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक सीमाओं के बनने के कारण, खुले क्षेत्रों के अंदर जो आपने चारागाह में यूज किया वो यहां कर सकते हैं, खुले क्षेत्र के अंदर मानव बस्तियों के बनने के कारण, भूमि के अनउपजाऊ होने के कारण, प्रकृति के असंतुलन के कारण अब इस स्थानांतरित कृषि को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया है। ये अब अभी
वर्तमान में प्रचलित नहीं है। अब देखिए आप निर्वाह कृषि हुई, इसी में आगे चलिए आप, होता क्या है, निर्वाह कृषि है। निर्वाह कृषि के अंदर हमने किया, लेकिन आपको क्या लगता है इस कृषि से जो खाद्यान्न उत्पादन है वो बहुत कम होता था। इतना ही होता था कि एक परिवार के कुछ सदस्य अपना पेट की पूर्ति कर लें। लेकिन जब जनसंख्या बढ़ने लगती है तब यहां पर समस्या आती है। अब हमारे पास में अभी तक ट्रैक्टर और उसकी कल्पना नहीं कर सकते, वैज्ञानिक तकनीकों की कल्पना नहीं कर सकते, तो हमको करनी तो निर्वाह कृषि थी। आप समझिए इस बात को, हमको करनी तो निर्वाह कृषि थी, लेकिन हमने सोचा क्यों नहीं हम भूमि का गहनतम उपयोग करें, अधिक से अधिक उपयोग करें, तो यहां पर करते हुए गहन निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि के बाद कौन सा, गहन निर्वाह कृषि, ये रूप आता है। समझ रहे हैं आप कि हम क्यों हो रही है, जनसंख्या वृद्धि के कारण। आपने माल्थस का सिद्धांत पढ़ा होगा कि जब संसाधनों में कमी आती है, जनसंख्या बढ़ती है, तो कुछ परिवर्तन करना पड़ता है। उस परिवर्तन का रूप है, जनसंख्या बढ़ रही है तो हमने गहन निर्वाह कृषि को अपना लिया। अब इसमें दो रूप आएंगे, जहां जिन क्षेत्रों में चावल होगा, पानी अच्छा होगा, वहां पर होगी चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि मैं सामान्य शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जिससे आपको ये चीज समझ में आए, टॉपिक समझ में आ जाए। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में इसमें मुझे बता सकते हैं। अगला जो है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, और दूसरा चावल की जगह हम कर लेते हैं गेहूं प्रधान। क्या कर लेते हैं, गेहूं प्रधान गहन निर्वाह कृषि, या इसको चावल रहित भी कह सकते हैं, चावल रहित। अब देखिए चावल प्रधान कहां होगा, हम अगर जैसे भारत की बात कर रहे हैं, भारत के नक्शे में देखते हैं हम, तो हम ये जानते हैं कि भारत के नक्शे में जब उत्तरी पूर्वी भारत से जब मानसून आता है, तो ये जो बेल्ट है आपका उत्तरी पूर्वी भारत की तरफ आता है, जैसे अपना पूर्वी यूपी है, आपका बिहार है, आपका झारखंड है, आपका छत्तीसगढ़ है, आपका उत्तरी पूर्वी भारत है, यहाँ पर क्या होती है, बारिश बहुत अच्छी होती है, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या उगता है, चावल। और जबकि इधर की तरफ चलेंगे, पश्चिम की ओर चलेंगे, तो आपका जो पंजाब है, आपका हरियाणा है, आपका पश्चिम यूपी है, आपका गुजरात है, इस वाले एरिया में क्या होगा, 100 सेंटीमीटर से कम बारिश होगी, तो यहां पर उगेगा गेहूं। तो यहां पर बारिश का है, तो यानी चावल प्रधान कहां पर होगी, जहां 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, अधिक वर्षा होती है। जबकि यहां पर क्या होगा, जहां 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, कम वर्षा होती है। आप ये गेहूं का भी आप समझ सकते हैं, गेहूं का ये तो आ ही गया, गेहूं का और भी एरिया हम ले सकते हैं। जैसे हम पूरे संदर्भ में पढ़ें तो आप उत्तर की तरफ जाएंगे तो आपकी उत्तरी चीन है, आपका मंचूरिया है जो अपने एशिया की तरफ से लगता हुआ एरिया है, आपका उत्तरी कोरिया है, यहां पर भी आप गेहूं प्रधान होगा। और साथ में आपका जो गंगा का मैदान है, आपका गंगा का जो मैदान है, वहां पर भी गेहूं प्रधान है। दूसरी बात है कि चावल प्रधान जो कृषि है वो बारिश के साथ में होती है, तो यहां पर सिंचाई की, ये सामान्य चीज है, इस पर है नहीं, लेकिन यहां पर आपको क्या पड़ेगी, सिंचाई की आवश्यकता होगी, सिंचाई की आवश्यकता होगी, क्योंकि बारिश कम है, 100 सेंटीमीटर से कम है, जबकि यहां पर बारिश होती है, इसलिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। अब जो मुख्य आपका इसमें मेजर है, ये होती कहां है, क्षेत्र आपको बता ही दिया, और आपका स्पष्ट रूप से अगर क्षेत्र करें तो हम कर सकते हैं कि मानसूनी क्षेत्रों में होती है, जहां पर ये ध्यान रखना, जहां पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा हो, क्योंकि हम गहन कर रहे हैं, जहां पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा हो, तो भारत है, चीन है, आप समझ सकते हैं। आपका जो चीन का एरिया है, भारत के अंदर एरिया है, वो सब मानसूनी भी है, और दूसरा क्या है, जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश की जो बात करेंगे, आप इंडोनेशिया कर लीजिए, तो जहां जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा, मानसूनी क्षेत्र है, वहां पर गहन निर्वाह कृषि की जाएगी। इन दोनों रूपों में, बारिश ज्यादा है तो चावल, कम है तो गेहूं। अच्छा, एक फैक्टर काम करेंगे हम, आपके पास में आएगा गहन निर्वाह कृषि की विशेषता बताएं, तो आपने विशेषता बता दी कि यहां पर क्या होता है कि जहां मानसूनी क्षेत्र होता है, वहां पर जहां पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, उन क्षेत्रों के अंदर ये कृषि की जा रही है, ये तो आप समझ रहे हैं। लेकिन इसकी खास बात एक समझिए आप कि यहां पर एक आएगा प्रति व्यक्ति उत्पादन, प्रति व्यक्ति उत्पादन, और एक होता है प्रति हेक्टेयर उत्पादन, हेक्टेयर उत्पादन। ये कहां पर ज्यादा होता है, कहां पर कम होता है, ये समझिए। ये आता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, एक इसमें और एक हम पढ़ेंगे विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में। बिल्कुल सरल शब्दों में समझेंगे आप। हम एशिया की बात कर रहे हैं, एशिया में समझिए एक व्यक्ति है, उसके पास में खेत है। हमारे भारत की बात करते हैं, आपके अपने गांव की बात कीजिए, वहां पर एक खेत है। अब उस गांव में क्या होता है, एक व्यक्ति है, उसके पास एक खेत है, उसके 4 बच्चे होते हैं, और 4 बच्चों के 4 डिवाइड होता है खेत।
फिर उनके बच्चे होते हैं, खेत के हिस्से होने लग जाते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि एक आदमी है, जैसे रामलाल है, कोई आर से नाम ले लेते हैं, इसके पास एक छोटा सा खेत है, ये अब खेत रहा किसी और के पास में, ये आर है, ये मान लीजिए मोहन के पास में, ये दूसरा खेत है। अब जो रामलाल होगा वो कोशिश करेगा कि मैं अपने खेत पर ज्यादा से ज्यादा गहन करके ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करूं, ये भी कोशिश करेगा मैं ज्यादा से उत्पादन करूं, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ठीक है। लेकिन कितना भी कर ले, लेकिन रामलाल का उत्पादन जब बीघा, उसके पास 1 बीघा ही है, आधा बीघा है, तो उत्पादन ज्यादा नहीं हो पाएगा, तो इसका जो प्रति व्यक्ति उत्पादन होगा वो होगा कम। समझ रहे हैं? क्योंकि खेत, कारण पूछे क्यों, तो इसका कारण है जोत का आकार छोटा, जोत का आकार छोटा है, जोत का आकार क्या है, छोटा है। लेकिन अगर हम प्रति हेक्टर की बात करें, प्रति हेक्टर मान लीजिए 4 खेत को जोड़कर होता है, तो इसने भी खूब मेहनत करी, इसने भी खूब मेहनत करी, इसने भी खूब मेहनत करी, इसने भी करी, तो जो कुल उत्पादन इससे होगा वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। आप बिल्कुल समझ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भूमि का गहनतम यानी भूमि को निचोड़ लिया है, तो यहां पर प्रति हेक्टर उत्पादन क्या होगा, ज्यादा। गहनतम उपयोग का मतलब ये होता है बेटा कि रासायनिक खाद डालकर होता है, या फिर हम यूं कह सकते हैं सिंचाई के साधनों का उपयोग करके होता है, तो यहां पर प्रति हेक्टर उत्पादन होगा ज्यादा। तो कोई आपसे पूछे कि मानसूनी एशियाई देशों के अंदर या भारत जैसे देशों के अंदर प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या होगा, तो कम होगा, प्रति हेक्टर उत्पादन क्या होगा, ज्यादा होगा। कोई आपसे पूछ ले कि गहन निर्वाह कृषि की विशेषता बताइए, तो उसमें भी आप इसको लिख सकते हैं, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, आप आ गए निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि से गहन निर्वाह कृषि। अब क्या होता है, जब हमने भूमि का गहनतम उपयोग करना शुरू करते हैं, और हम चलते हैं इसको यूरोपियन कंट्री में चल रहे हैं थोड़ा सा, तो वहां पर देखिए कि जब भूमि का गहनतम उपयोग करते हैं, हमारे खाद्यान्न जो हो रहा है वो ज्यादा हो जाता है, तो क्या होगा, कुछ उत्पादन बचेगा, उस उत्पादन में जो बचेगा उसको हम कहते हैं अधिशेष उत्पादन। क्या कहते हैं, अधिशेष उत्पादन। जैसे मान लीजिए आपको साल के अंदर 12 बोरी चाहिए, और अब आपकी कितनी हो गई है, 20 बोरी हो गई है, तो 8 बोरी क्या हो गया, अधिशेष हो गया। अब जो अधिशेष उत्पादन होता है उसी का ही व्यापार किया जाता है। व्यापार की एक सामान्य सी परिभाषा है कि हम जो उत्पादित करते हैं, जो उत्पादन होता है, उसमें अधिशेष उत्पादन को जो बेचा जाता है वही व्यापार कहलाता है। तो हमने क्या किया, हम आदिम निर्वाह से गहन निर्वाह चले गए, और जब अधिशेष बचने लगा तो हम आते हैं व्यापार के अंदर, तो इसको बोलते हैं विस्तृत, इसका नाम क्या रहता है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। अभी भारत में चाहे हम कितना ही कर लें, लेकिन इसको विश्व के परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं, हम यूरोप के परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं, क्योंकि अभी भी हमारी गहन निर्वाह कृषि ही हो रही है। हम इसमें नहीं आए कि हम विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि करें। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ विशेषता है। पहली बात तो देखो, ये यूरोपीय देशों में की जाती है। यूरोपीय देशों में कहां पर, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में की जाती है। यहां पर खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है। खेतों का आकार क्या होता है, जोतों का आकार मान सकते हैं आप, जैसे जोतों का आकार भी कर सकते हैं। जोतों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। खेतों का आकार क्या होता है, जोतों का आकार बड़ा होता है। आपके पास में पूंजी भी बहुत होती है, आपके पास तकनीक भी अच्छी होती है, आपके पास में रासायनिक खाद भी होता है, आपके पास में यंत्र जो होते हैं, कृषि यंत्र होते हैं, वो भी बड़े विशिष्ट होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं हर चीज के लिए। यहां पर मानव श्रम कम होता है, यहां पर मानव श्रम कम होगा, ये विशेषता है। यहां पर मानव श्रम की जगह क्या काम लेते हैं, हम काम लेंगे मशीनों से, यानी मशीनीकृत खेती की जाती है, मशीनीकृत खेती की जाती है, ये विशेषता है। आपसे पूछे विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की विशेषता क्या है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में की जाती है, यूरोपियन कंट्री से है, खेतों का आकार बड़ा होता है, पूंजी, तकनीक, रासायनिक यंत्र की काम कहते हैं, मानव श्रम कम होता है और मशीनीकृत खेती की जाती है। ठीक है, इसके अंदर आप चीज समझिए। और यहां पर जो मुख्य कृषि है, मुख्य जो फसल है, यहां की मुख्य फसल है, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंध में की जाती है। और आपको अगर मालूम हो कि एक हमारी जो फसल है, जिसको हम एक खाद्यान्न है जिसको हम खूब खाते हैं, गेहूं, वो शीतोष्ण कटिबंधीय है ना। तो मुख्य जो फसल है उसकी क्या है यहाँ की, वो है गेहूं। क्या है, गेहूं। फिर गेहूं के साथ में आप जो भी कर लीजिए, मक्का भी कर लीजिए, चारा भी हो जाता है, वो अलग बात हो गया। लेकिन मुख्य फसल कौन सी है इसकी, गेहूं है। मुख्य फसल कौन सी है इसकी, गेहूं। अच्छा, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, तो मैं एक बार क्षेत्रों पर चर्चा करना चाहूंगा कि क्षेत्र कौन कौन से, आप इसको समझिए। देखिए क्षेत्र देखते हैं अपन। देखिए पहले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहां होते हैं, ये आपको अगर याद हो, आपने पढ़ा हो पिछली क्लास में 11वीं में, ये 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश,
30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, और आपके यहीं पर ही 30 से और 45 डिग्री दक्षिण अक्षांश में होते हैं। ठीक है, इसके बीच में होता है। अब देखिए आप आते हैं उत्तरी गोलार्ध में, तो यहां पर आपके अमेरिका में है, अमेरिका का क्षेत्र है, तो यहां पर है प्रेरी। कौन से हैं? प्रेरी। आप आते हैं, यहां पर आएंगे मध्य एशिया में, ईरान है, कजाकिस्तान है, ये वाला जो एरिया है, मध्य एशिया वाला जो एरिया है, यहां पर है स्टेपिज। क्या नाम है? स्टेपिज। मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, आप समझ रहे होंगे, स्टेपिज, रटना नहीं। अब फिर आप आएंगे वापस 30 से 45 में, तो अर्जेंटीना में आएंगे, है ना, तो यहां पर होते हैं पंपास। क्या नाम है? पंपास। थोड़ा सा आपका साउथ अफ्रीका का एरिया है, तो यहां पर होता है वेल्स। क्या नाम है? वेल्स। ऑस्ट्रेलिया का कुछ दक्षिणी हिस्सा आ रहा है, तो यहां पर है डाउन्स, और न्यूजीलैंड का हिस्सा आ रहा है, वहां पर है कैंटरबरी। कैंटरबरी ये है आपके शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। यहीं पर वाणिज्य पशुपालन भी था, इन्हीं जगह पे। अब मैं ये नक्शे से क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है नक्शे के अंदर। तो नक्शे में आप कैसे करेंगे? जैसे लिया आपने, एक तरीके से लाइन खींच दी, ड्रॉ कर दिया कि ये प्रेरी है। आपने थोड़ा सा क्षेत्र यूं ले लिया, यहां से यूं करके इस तरीके से, जैसे मान लीजिए इसको प्रेरी ले लिया, तो फिर इसको आपने यूं कर दिया, ये आपका स्टेपिस हो गया। आपने ये वाला जो बेल्ट दिखा दिया, इसके अंदर इसमें गोले लगा दीजिए, आप पंपास हो गया, ये वेल्स हो गया, ये डाउन्स हो गया, दक्षिणी हिस्सा। और थोड़ा सा 30 से 45 डिग्री का अब अक्षांशों का ध्यान रखेंगे दोनों गोलार्धों में। समझ रहे होंगे आप? अब ये हो गया, तो आपके इन क्षेत्रों की बात कर ली अपन ने। मैं थोड़ा सा इसको दोबारा बता दूं, आपको ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप, एक तो प्रेरी है, फिर उसके बाद में आपके स्टेपिज है, फिर उसके बाद में पंपास है, फिर उसके बाद में वेल्स है, फिर डाउन्स है, और कैंटरबरी है। अच्छा, प्रेरी किस में है आप बताएं? यहां बिल्कुल सही, यूएसए में है। स्टेपिज आपके मध्य एशिया में है। पंपास कहां है? अर्जेंटीना में है, दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना। वेल्स कहां पर है? आपके दक्षिण अफ्रीका में। देखो बेटा, मैं कई बार देखता हूं कि आप जैसे पंपास अर्जेंटीना में, तो आप अर्जेंटीना को ढूंढेंगे कौन से में, तो आपको पता होना चाहिए अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में, और दक्षिण अमेरिका कहां पर है। भूगोल बिना नक्शे के पॉसिबल नहीं है। नक्शे को जितना देखेंगे उतना आपको अच्छा समझ में आएगा और मजा भी आएगा। डाउन्स कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। और कैंटरबरी कहां पर है? न्यूजीलैंड में। कैंटरबरी कहां पर है? न्यूजीलैंड में। ठीक है, तो ये आपका कैंटरबरी कहां पर आ गया? न्यूजीलैंड में आ गया। और इसकी जो मुख्य बात है वो समझिए आप, ये जैसे हमने कहा था कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन, प्रति हेक्टेयर उत्पादन, और एक होता है प्रति व्यक्ति उत्पादन। वो दोनों देखिए आप। देखिए वापस मैं उदाहरण लेता हूं, ये खेत है, हम यूएसए के अंदर बहुत बड़ा खेत है। इस बड़े खेत के अंदर क्या होता है? ये खेत है पीटर का। ये किसका खेत है ना? पीटर का। अब पीटर के पास खेत है, यहीं इसकी खेत में एक पहाड़ भी है, इसी खेत में एक नदी भी जा रही है, एक नदी भी जा रही है, यहीं पर खेत है। अब पीटर का यहां पर वो खुद रहता भी है, जो कि बड़े आलीशान है। आप बात करें यूरोपियन कंट्री की, तो पीटर क्या करेगा? यहां पर खेती करेगा, लेकिन ये खेत बहुत बड़ा है, लेकिन पीटर यहां पर खेती करेगा, यहां पर भूमि का गहनतम उपयोग तो नहीं करेगा, लेकिन अपना उत्पादन बढ़ा लेगा। लेकिन अगर सब प्रति हेक्टेयर में लाए, तो इस प्रति हेक्टेयर में आपका खेत भी आ जाएगा, और हो सकता है पहाड़ भी आ जाए, और हो सकता है नदी भी आ जाए। तो पीटर का जो खुद का प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ज्यादा। क्या हो जाएगा? ज्यादा। जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन होगा कम। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो बाकी चीजें भी हो रही है, पशु भी पाल रहा है, पहाड़ भी है, नदियां भी है, कई चीजें हैं, क्योंकि खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है। तो ये विशेषता हो गई आपकी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की विशेषता हो गई कि यहां पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होगा और प्रति व्यक्ति उत्पादन ज्यादा होगा। कारण जोतों का आकार बड़ा है, जोतों का आकार बड़ा है। तो हमने कृषि पढ़ी, कृषि में बड़ा सामान्य जो चीजें हैं वो पढ़ी हमने पढ़ा है पहले निर्वाह कृषि, निर्वाह में हमने पढ़ा आदिमकालीन, और फिर हमने पढ़ा गहन निर्वाह, गहन निर्वाह में पढ़ा चावल, फिर हमने पढ़ा गेहूं, और फिर इसके साथ में दो हर चीज का कारण बताया। फिर जब व्यापार हुआ तब हमने पढ़ा विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। अब जो कृषि के रूप आएंगे वो विशिष्ट होंगे, यूरोपियन कंट्री में होंगे, जैसे मिश्रित कृषि है, डेयरी कृषि है, रोपण कृषि है, वो बिल्कुल विशिष्ट है।
उस क्षेत्र विशेष के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई परेशानी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।